तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था बिहार एक परिचय को लेकर के, होप सो सभी ने रिवीजन भी किया होगा और ध्यान रखिएगा कि वहां से क्वेश्चंस आते भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बताएं सेशन में आगे बढ़ने से पहले कि आप लोग के पास मेरी ऑडियो और ये वीडियो ये दोनों क्लियर आ रहे हैं कि नहीं, ऑडियो और वीडियो क्लियर हैं कि नहीं ये कंफर्म करें, फिर हम लोग सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑडियो और वीडियो क्लियर हैं कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं। चलिए हाँ, तो हम लोग जो हमारे एक टारगेट है 70th बीपीएससी को लेकर के और टाइम को देखते हुए भी टाइम मैनेजमेंट भी देखना है कि ये टाइम मैनेजमेंट जो है आपकी करीब 50 से 55 डेज आप मान करके चले 17 नवंबर को, क्योंकि पेपर का डेट दे दिया गया है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रागिनी राजा, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो इसके साथ अब हमें ये भी करना है कि टाइम को देखते हुए और टॉपिक भी कवर करने हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जितने भी अधिक से अधिक यानी जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और हिस्ट्री को लेकर के हमेशा ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री में आपका मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया की सेक्शन को आप लेंगे, क्योंकि एंशियंट और मेडाइवल से क्वेश्चंस बहुत अधिक नहीं है। 3-4 अगर क्वेश्चंस है, मान के चलें कि 6 से 8 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से अगर हैं तो बहुत ज़्यादा उसके लिए नहीं देखना है। मॉडर्न इंडिया को फोकस्ड करना है प्लस हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार की हिस्ट्री को आपको देखना है। तो इसे देखते हुए और ये 2 सेक्शन को मिलाकर के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, हालांकि बिहार एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल को लेकर के, वो सभी सेक्शंस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखते हुए कि बिहार की हिस्ट्री प्लस हमारी इंडियन हिस्ट्री इन दोनों को मिलाकर के पढ़ना भी है, क्योंकि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो ये नहीं उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये बिहार के रिगार्डिंग है या आपका इंडियन हिस्ट्री से। जैसे कुछ टॉपिक है आपका मौर्य हो गया, है ना, मौर्य हो गया या गुप्त हो गए, यानी आपकी जो इंडियन हिस्ट्री के कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जैसे अशोक के बारे पूछ लिया तो इंडियन हिस्ट्री में भी है आपका अशोक को लेकर के, और आपका हिस्ट्री ऑफ बिहार में भी है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चन, जैसे कि बिहार का फेवरेट टॉपिक है आपका अशोक को लेकर के, इससे प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस के क्वेश्चंस भी यहाँ से फिक्स्ड होते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा कि हम लोग सोर्सेज को से स्टार्ट करते हैं। जो हिस्ट्री ऑफ बिहार, सबसे पहले हम लोग बिहार की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी वाले सेक्शंस में आएंगे। तो यही हमारी कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जो हमारी हिस्ट्री वाली सेक्शंस के हैं तो हम लोग सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री से भी बिहार में बहुत अधिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप रिगार्डिंग योर अगर इंडियन हिस्ट्री से देखते हैं तो वहाँ से भी अगर एंशिएंट्स में सवाल कम है और आपके मेडाइवल से सवाल कम है, तो बिहार की हिस्ट्री में भी एंशिएंट एंड मेडाइवल से क्वेश्चंस जो कम हैं लेकिन आते हैं, है ना। तो इसको स्टार्ट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, फिर मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री होगी बिहार की उसमें थोड़ा सा हम लोग अधिक फोकस्ड कर लेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कल की क्लास के कुछ सवाल आप लोगों ने रिवीजन किया है कि नहीं किया है। पहला सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है कि बिहार में जिले कितने हैं, इसका ही आंसर आप लोग दे लें, ठीक है। ये आपको एवरीडे क्लास में ये स्लाइड मिलेगी, और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि बिहार में जो वैकेंसीज हैं वो है आपकी कितने पोस्ट के लिए है। बिहार की जो वैकेंसी है वो है आपकी 9, ये ध्यान रखिएगा 1964, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एवरीडे आपको ये स्लाइड में मिलेगी जो आपको ये याद दिलाएगा आपका का जो लक्ष्य है, इसे क्या करना है, क्वालिफाई करना है, यहाँ से एक सीट लेकर के जाना है। एवरीडे क्लास में आप लोगों को मिलेगी। ओके, चलिए नाउ तो बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखिएगा कि मैंने अभी आपको कहा कि हम लोगों की जो इंडियन हिस्ट्री है ना, तो इंडियन हिस्ट्री भी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसके सोर्सेज को देखते हैं। तो हिस्ट्री में जब हम स्टार्ट किया ही जाता है तो सबसे पहले जो बात की जाती है सोर्स को लेकर के, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ आपको यहाँ मिलेगी। जैसे इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सोर्स के रूप में जो हमारी आर्कोलॉजिकल यानी पुरातात्विक सोर्स हो गए, है ना, या जिसके अंतर्गत अभिलेख होती हैं, मुद्राएं होती हैं, या आपका कोई स्मारक हो गया। तो इसी प्रकार से बिहार के इतिहास को जानने के लिए भी सोर्स के रूप में हमारा सोर्स क्या होगा, हमने कोई तो ऐसा सोर्स था जिसके बारे में हमें वहाँ से जानकारी मिली है, तो सेम वही सोर्स जो है आपको यहाँ भी देखना है। तो आपने इंडियन हिस्ट्री में इतना तो है कि आप लोगों ने बहुत अधिक पढ़ा ही होगा सोर्सेस वगैरह को, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवरव्यू होते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नाउ ओके, एक्चुअली आज जो थोड़ा सा मैं एक भूल गई थी,
अमित, ये मेरे माइंड से स्किप हो गया, मुझे बाद में याद आया। तो आप ये जो आप लोग को कंटेंट भी है, कोशिश यही रहेगी कि वो बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको कंटेंट भी मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपको ये परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी, मेरी यही कोशिश रहे। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। सो सबसे पहले सोर्स को जानने के लिए अगर हम बात करते हैं, पुरातात्विक सोर्स यानी जो हमारा, हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं क्या क्या हैं, साहित्यिक सोर्स क्या है यानी लिटरेचर सोर्सेस क्या हैं, और विदेशी यात्री जो भी यहाँ पर आए वो यहाँ के वृत्तांत को देख करके उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सोर्स के रूप में अगर साहित्य के सोर्स की बात की जाए तो सेम एज इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, भारत के इतिहास को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे सोर्स के रूप में हम लोग किसको देखते हैं, हमारा वेद है ना, वेद हो गया, उपनिषद है, पुराण है। वेद के अंतर्गत हम 4 वेदों की बात करते हैं, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद। पुराणों में हम 18 पुराणों की बात करते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऑलरेडी यूपीएससी ने भी पूछा था और बीपीएससी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 18 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं। तो खैर हमें अभी उस पर आगे बढ़ना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि जो साहित्यिक सोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है साहित्यिक सोर्स में आने से पहले हम लोग जो जाएंगे किस पर, पुरातात्विक सोर्स पर जाएंगे। पुरातात्विक का मतलब होता है जो खुदाई के दौरान प्राप्त किए गए हैं, है ना। यानी उस समय में ये जो सोर्स कैसे थे कि हम लोग कुछ लिखे हुए चीज़ों को नहीं पढ़ पाते थे, है ना। खुदाई के दौरान जो है कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, कुछ, और अगर कुछ थोड़ा बहुत मिला तो उसे पढ़ नहीं पाया गया। ओके, तो खुदाई के दौरान जो वस्तु मिली उससे उस समय के लोगों की कैसी उनकी कह सकते हैं कि जो एक लाइफ स्टाइल थी, किस प्रकार से उनका जीवन का निर्वाह था, कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे, है ना। इन सभी की जो जानकारी हमें किससे मिलती है, तो खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के दौरान, है ना। तो उसके अंतर्गत जो आपके कौन कौन से ऐसे क्षेत्र रहे जहां से वस्तुओं की प्राप्ति हुई, थोड़ा सा हम लोग उस पर चर्चा कर लेते। तो सबसे पहले जब सोर्स की बात की जाए तो हमें आना है पुरातात्विक स्रोत पे। पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है? पुरातात्विक, तात्विक का मतलब होता है तत्व, एलिमेंट, है ना, और पूरा यानी ओल्ड। तो ओल्ड एलिमेंट जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया, पुराना तत्व, वो हमारा साक्ष्य का मतलब क्या हो गया, एविडेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे माना गया कि पुराने तत्व से जो हमें एविडेंस मिला है उससे हमें उस समय की जो कैसी सिचुएशंस थी, कैसी वहाँ की लोगों का जीवन स्तर था, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिली है उसे हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में लेते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या क्या आ सकता है पुरातात्विक सोर्स के रूप में। मैंने अभी आपको कहा कि कुछ ऐसे अभिलेख होंगे, है ना, अभिलेख हो गए, कुछ मुद्राएं हो गई यानी कॉइन्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, स्मारक हो गए। सपोज फॉर द एग्जांपल अगर वर्तमान में अभी अगर मैं आप लोग को बोलूं कि लाल किला है ना, तो लाल किला की जो इतिहास है उसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है ना। तो ये एक ऐसा स्मारक है जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सेम यही कि ऐसे कौन कौन से सोर्स थे जिसके द्वारा हमें जानकारी मिली। सोर्सेज को हमेशा क्या होता है, बच्चे बहुत वैसा लेते हैं कि हमें क्या लिखना है, याद रटने का काम करते हैं। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजिली वे में कि ऐसे क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। वर्तमान में अगर 1-2 एग्जाम्पल ले लिया जाए तो कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, है ना, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, ये सभी सोर्सेस में आ जाएंगे। नाउ तो अशोक के स्तंभ, ठीक है, जिससे हमें, चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बिहार के इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिली, तो क्या आ जाएगा, अशोक का स्तंभ, अशोक के शिलालेख, है ना, स्तंभ जो कि पिलर्स पे लिखे गए, है ना, स्तंभ पे लिखा गया उनके जो लेख थे जिसपे उन्होंने धम्म नीति को लेकर के चर्चा किया। इसके अलावा अशोक के शिलालेख हो गए, गुप्तकालीन अभिलेख हो गए जैसे एरन अभिलेख वगैरह हो गया, नालंदा विहार के अवशेष पाए गए, मूर्तियां, सिक्के, मृदभांड, विभिन्न उपकरण और चित्रों के माध्यम से जो है हमें क्या किसकी जानकारी मिलती है, विहार के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, नाउ दूसरी अगर जो सोर्स की बात, ये केवल और केवल सोर्स में हम इसको देखेंगे, ठीक है, सोर्सेस के रूप में कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे हमें बिहार के लिए, तो अशोक हो गया, गुप्तकालीन हो गया, नालंदा है, मूर्तियां हैं, सिक्के हैं। चलिए इस पे हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे अभी। और अगर नेक्स्ट जो हमारा आता है साहित्यिक सोर्स को लेकर के, लिटरेचर के द्वारा जो हमें जानकारी मिली वो क्या क्या होगा, तो ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद में जैसे सबसे पहले जो माना गया है कि शतपथ ब्राह्मण में बिहार के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, बिहार का जो वर्णन किया गया सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में, तो कहीं ना कहीं वो जानकारी हमें यहां से मिली, ये शतपथ ब्राह्मण, है ना। तो ये भी एक सोर्स हो गया। नाउ ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ,
ब्राह्मण अगुंतर निकाय, जहां पर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया और इन 16 महाजनपद में से 3 तो आपके बिहार के ही हैं, तो इससे भी हमें जानकारी मिली। नाउ दीर्घ निकाय, विनय पिटक, भगवती सूत्र, रामायण, महाभारत और इस प्रकार से विभिन्न पुराण, क्योंकि पुराणों की संख्या भी 18 है, जैसे वायु पुराण हो गया, उसमें से जो मेन प्रमुख पुराण है 18 पुराण, आप लोगों को भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। 18 पुराण को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मत्स्य पुराण हो गई, वायु पुराण हो गया, कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट पुराण है उसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द पॉइंट। तो यात्रा अगर वृत्तांत की बात की जाए तो यात्रियों कौन कौन किन किन यात्रियों के माध्यम से पता चला, जैसे यहाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बौद्ध धर्म का इतिहास लामा तारनाथ की है, और रामचरित संध्या का डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, नॉट ओनली इन योर स्टेट एग्जामिनेशन, ऑल्सो इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, दिस क्वेश्चन विल कम इन बोथ, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि केवल स्टेट पीसीएस में नहीं, यूपीएससी तक में क्वेश्चन है संध्याकार नंदी की रामचरित को लेकर के, जो है क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ओके। और लामा तारनाथ का बौद्ध धर्म का इतिहास है, तो लामा तारनाथ का संबंध बौद्ध धर्म से, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अपने आप में यहां से क्वेश्चंस बनते ही हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किसके बारे में वर्णन किया गया, तो ये हम लोग पार्टिकुलर जब मौर्य वंश को पढ़ेंगे तो हम लोग वहां देखेंगे। चलिए नाउ सेकंड जो हमारे हैं, ये हो गया हमारे सोर्सेज को लेकर के, तो आई थिंक ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि सोर्स का मतलब केवल ये है कि हमें जो जानकारी मिली, जैसे वर्तमान में आप लोगों को अभी जो मैं जानकारी दे रही हूँ, तो आप तक क्लास पहुँचाने का जो सोर्स है क्या है, वर्तमान का संचार है, इंटरनेट है ना। इंटरनेट के द्वारा ही तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आपके पास ये सोर्स जो है पहुँच रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कालखंड के अनुसार अगर अब बिहार का जो प्राचीन इतिहास है इसको भी डिवाइड किया गया है ना, कालखंड के अनुसार एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको भी डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, इसे पूरे बिहार को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये हम लोग देख रहे हैं प्राचीन बिहार की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन बिहार की नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्राचीन बिहार को, है ना, जो पुराना बिहार था उसे क्या किया गया सॉरी जो प्राचीन बिहार था उसमें पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग, ओके, यानी जिस समय में केवल और केवल पत्थर का यूज किया गया, तो उस युग को क्या बोला गया, पाषाण युग यानी स्टोन एज बोला गया था, जिस समय केवल और केवल पत्थर का यूज किया गया, तो पूरा पाषाण युग या पूर्व पाषाण युग। उसके बाद आया मध्य पाषाण युग एंड देन नव पाषाण युग। यहाँ से क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण युग, यानी अब तक यहाँ से लेकर के पूर्व पाषाण से लेकर के नव पाषाण युग तक जो है किसकी चर्चा की गई है, केवल और केवल पत्थर का प्रयोग किया गया। तो पहले हुआ कि चलो मोटे मोटे पत्थर के औजार दिखाई दिए, उसके बाद जब थोड़ा सा एज डेवलप्ड हुआ टाइम के साथ, क्योंकि कालखंड के साथ क्या हो गई, कुछ परिवर्तन हुए, डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ पर थोड़े से उनके जो औजार है उसमें परिवर्तन देखा गया, है ना। जैसे पहले कुल्हाड़ी वगैरह, खुरपी वगैरह मिली, हम लोग भी चर्चा करेंगे उस पर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, खुरपी वगैरह मिली, तो आगे चल करके जो है थोड़े से नुकीले औजार वगैरह जो है ये प्राप्त किए गए। और जब नव पाषाण युग आता है तो इस समय में ना तो केवल यहाँ, ये तो एक ऐसा टाइम था, अगर आप इंडियन हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर अनाज भी, यानी जो आपका चावल वगैरह का साक्ष्य जो स्टार्ट हो गया था, खेती जो है वो स्टार्ट हो गया था। अगर खेती स्टार्ट हो गई है तो दैट मीन्स कि उस समय जो औजार थे वो भी क्या हो गया, अत्यंत छोटे छोटे जो है वो मिलने लगे, हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए इस समय में। तो ये एक क्या हुआ, डेवलपमेंट जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो है केवल पत्थरों के रूप में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, केवल पत्थरों का ही डेवलपमेंट किया गया। उसके बाद ऐसा लगा डेवलपमेंट में कि चलो अब इसमें तांबे का प्रयोग भी किया जाने लगा, ताम्र पाषाण युग जिसको कहा गया, तांबे का भी प्रयोग जो है यह होने लगा। और तांबे के प्रयोग के बाद फिर आगे आपका आ गया वैदिक काल, जिस समय में कि वैदिक काल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम लोग आते हैं, एक आपका वैदिक काल में जब हमारा उत्तर वैदिक काल आता है, ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का प्रयोग वहाँ स्टार्ट होता है। और उत्तर वैदिक काल में ही बिहार का जो चर्चा आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में ही किया गया। क्यों? क्योंकि वैदिक समय में क्या होता है कि यहाँ तक जो है जो आर्य जो है वैदिक समय में वो बिहार तक पहुँच नहीं पाए हैं,
ठीक है, वैदिक समय में पहुंच नहीं पाए। तो वैदिक काल में भी, उत्तर वैदिक काल में जो है बिहार की इंपॉर्टेंस अगर देखते हैं, अगर जो साक्ष्य मिलना शुरू हो गया या बिहार की जो चर्चा की गई है तो ये इस टाइम पे की गई है, यानी उत्तर वैदिक काल में आपको चर्चा मिलेगी, वैदिक काल में नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बाय द वे कहीं पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर 1% के लिए भी पूछता है कि क्यों नहीं दिखाई दिया है, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा और इस पे करूंगी, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में भी हमें 16 महाजनपद को यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में आपने अभी इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ रहे होंगे तो हमें केवल 3 को पढ़ना है ना। मगध हो गया, अंग हो गया आपका, और हमारा जो अंग और आपका वज्जी संघ, ये हमें 3 महाजनपद को यहाँ पर पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए नाउ अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल अब डिस्कस यहाँ से करते हैं। पूर्व पाषाण युग, यानी जो सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया गया, किसके रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं? बिहार के रिगार्डिंग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कब किया गया? यहाँ पर एक क्वेश्चन केवल एक बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है इस एज को लेकर के केवल एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, नवपाषाण युग के एज को पूछा गया था। तो अगर एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है तो ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन दोबारा भी ऐसा आएगा, और ये भी जरूरी नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, तो किसी को भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एज को लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व पाषाण युग का क्या है? तो 1 लाख बीसी। ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया? बीसी। ठीक है, 1 लाख बीसी पूर्व क्या पाया गया? आपका पूर्व पाषाण युग। और इस समय जो अवशेष पाए गए, इसका जो, क्योंकि आरंभिक था, सबसे स्टार्टिंग का टाइम था ये। ठीक है, नाउ सबसे स्टार्टिंग का टाइम था, तो स्टार्टिंग के टाइम में जो आरंभिक प्रस्तर युग यानी पत्थर का जो युग रहा, इसके औजार जो मैंने अभी आपको चर्चा किया कि स्टार्टिंग में क्या पाया गया? कुल्हाड़ी, फाल। तो ये फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, बेसिकली चाकू तो से मतलब ये ध्यान रखना है कि कुल्हाड़ी, खुरपी, इस तरह के जो औजार हैं ये आपके, चूंकि उस समय में ऐसा तो था नहीं कि हाँ झारखंड अलग था, तो केवल यहाँ पे इसको ध्यान नहीं रखना है, इसको आपको याद यहाँ नहीं रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ बस केवल समझने के लिए आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है, क्योंकि झारखंड अलग हो चुका है तो वहाँ से सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन केवल समझने के लिए कि आप जो देखेंगे तो सबसे पहले जो है ये पत्थर के जो अवशेष पाए गए हैं, ये आपका जो दक्षिणी बिहार है ना, दक्षिणी बिहार यानी गंगा नदी बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक आपका हो गया उत्तरी बिहार और दूसरा दक्षिणी बिहार। तो गंगा नदी यानी ये इसके बाद ठीक है, ये क्या हो गया? दक्षिणी बिहार। तो दक्षिणी बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो जो पत्थर वगैरह के औजार मिले हैं वह इन क्षेत्रों में ही पाए गए हैं, और इन क्षेत्रों में भी गया, मुंगेर, भागलपुर, ये आपका जो आपका नालंदा हो गया, तो ये स्थान जो है ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, पत्थर वगैरह को लेकर के, चूंकि उस समय में ये डेवलप भी था, इसलिए तो बोला गया ना कि झारखंड जब अलग हो गया तो जितने भी इंडस्ट्री वगैरह या आपके जो वन वगैरह थे वो तो झारखंड में चले गए, तो उस समय इसको थोड़ा सा बहुत वैसा लिया गया था कि सभी चीज़ें तो क्या है झारखंड लेके चली गई, बिहार के पास रह क्या गया, है ना। तो कुछ ऐसा उस समय बहुत ह्यूमर भी उठा हुआ था। तो खैर नाउ, तो ये फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी कहाँ पाया गया? रजरप्पा जो कि आपके झारखंड में हजारीबाग, रजरप्पा में एक अभी भी झारखंड जो पीसीएस देते होंगे उनके लिए बता देती हूँ कि आपका रजरप्पा में एक मंदिर है। ठीक है, रजरप्पा मंदिर जो काफी चर्चित है हजारीबाग। ओके, चलिए, एक माता का मंदिर है यहाँ पर। नाउ ठीक है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो फिर आपको तो बहुत अच्छे से यहाँ की जानकारी होगी, तो आगे बताना ही क्या है। ठीक है, आप तो इसके बारे में जान रहे होंगे, है ना। रजरप्पा मंदिर काफ़ी चर्चित है। चलिए, तो यहाँ पर संजय घाटी एवं सोना नाला संगम सिंहभूम, तो इसको आपको ध्यान नहीं रखना है। तो अब ये बाकी ये अवशेष जो आप देख रहे हैं, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, ये केवल और केवल ऐसा नहीं कि वहीं पाए गए, उनके अलावा भी अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो ये कहाँ पाया गया? यह आपका गया हो गया, गया के बाद आपका यहाँ आ जाएगा मुंगेर। ठीक है, ये मुंगेर में पाया गया।
गया हो गया, मुंगेर हो गया और उसके अलावा नालंदा, यहाँ आपका नालंदा हो गया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है यह पाया गया। इन क्षेत्रों में जो ये अवशेष है, यानी पूरा पाषाण काल का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट वाइज दे दिए हैं, ध्यान रखिएगा। जेठियन बोल करके एक बार ये क्वेश्चन शायद मुझे जहाँ तक लग रहा आ चुका है, इस जेठियन पे सवाल पूछा गया था। ठीक है, जेठियन को लेकर के सवाल था। जेठियन कहाँ? गया। तो यहाँ से किस प्रकार के और किस एज के जो है औजार पाए गए हैं? तो यहाँ पर पाए गए हैं पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण युग के औजार यहाँ पाए गए हैं। टाइम पीरियड क्या था? तो 1 लाख BC था। और यहाँ से औजार के रूप में क्या पाया गया है? तो फाल, कुल्हाड़ी, खुरपी, है ना। ये याद रखना भी बहुत आसान होगा। केवल 2 या 3 नाम जो है आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ एक मेरा सवाल है, ध्यान रखिएगा। मेरी क्लास को आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेरी एक आदत में है कि मैं प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्लास अगर मैंने कुछ पढ़ाया तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। गया जो आप देख रहे हैं, गया, ठीक है, जहां से ये औजार पाए गए हैं, यह किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? इसका जवाब दें आप लोग। ठीक है, गया किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? नाउ अब ये हो गए आपके, तो ध्यान रखना है केवल इस मैप पे, इसको खत्म कहाँ करना है? केवल इसी मैप पे। मैंने बार बार कहा है कि कोशिश करें कि एज मच एज मैप से ही इस तरह के टॉपिक को कवर कर लें। रटने की कोशिश करेंगे, रट शायद आप ले, लेकिन एग्जाम में फिर भी कंफ्यूज कर जाएंगे। केवल 3 पॉइंट यहाँ पे, केवल 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है? फाल, कुल्हाड़ी, ये प्रस्तर युग के अवशेष हैं। थोड़ा सा वो टाइपिंग एरर के कारण ना ये अवशेष नीचे आ गया है, ध्यान रखिएगा इसका। फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी। ओके, केवल ये 3 से 4 चीज आपको ध्यान रखना है जो कि प्रस्तर युग के, और कहां पाए गए? गया, नालंदा और मुंगेर। गया के कहां पर? जेठियन। मुंगेर का भीम बांध, जो कि आपके ज्योग्राफी सेक्शंस में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। गया का, मुंगेर का भीम बांध, ये ऐसे भी इस वर्ड को अगर ध्यान रखेंगे तो ज्योग्राफी में भी काम आएगा। हिस्ट्री में तो काम आएगा ही आएगा, ज्योग्राफी में भी ये काम आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ वेरी गुड मॉर्निंग नितेश, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, भीम बांध एंड नालंदा जिले, तो इसको ध्यान रखना है। नाउ तो ये केवल और केवल 3, क्या ये टफ है? इसे याद रखना, क्या टफ है? केवल 3 पॉइंट, गया, जेठियन, मुंगेर, भीम बांध एंड नालंदा। क्या क्या पाया गया? फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, बस। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एज को ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन यहां से हो गए, 3 क्वेश्चन आपके अभी क्लास में तैयार हो गए। नेक्स्ट क्या है? मध्य पाषाण युग, यानी अब 1 जो लाख हमारा BC से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो कब तक रहा ये कब तक रहा? 1 लाख BC से लेकर के ये आ गया आपका 40,000 BC पे आ गया। तो टाइम पीरियड को पहले ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड से पहला क्वेश्चन, टाइम पीरियड से कहाँ आ गया? ये 40,000 BC, मध्य पाषाण युग 1 लाख BC से लेकर के ये 40,000 BC तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? अब इसके अवशेष कहाँ पाए गए? तो बिहार का क्या हो गया? ये भी मुंगेर जिले से प्राप्त हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका बनता है कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहां से, क्वेश्चन को फिर से सुने, बिहार का वो कौन सा जिला है जहां से आपके पूर्व पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के भी औजार प्राप्त हुए हैं? बिहार का वह कौन सा जिला है जहां से पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण युग, है ना, इन दोनों एज के जो हैं आपके औजार प्राप्त हुए हैं? कौन सा ऐसा जिला है बिहार का? तो आंसर ध्यान रखिएगा, मुंगेर। मुंगेर, ठीक है, जहां से मध्य पाषाण युग और पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग, ओके, इसको ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ तो बिहार में मुंगेर जिले से प्राप्त किए गए हैं। अब इनके साक्ष्य कैसे हैं? चूंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी वगैरह बड़ा बड़ा होता है। साक्ष्य के रूप में अगर देखा जाए तो इनके जो है छोटे टुकड़े से बनी वस्तुएं, चूंकि डेवलपमेंट किया गया है ना, इस एज में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, टाइम पीरियड भी चेंज हो गई। जहां हम लोग वहाँ 1 लाख BC में थे, अब हम लोग आ गए कहाँ पर? यहाँ पे 40,000 BC में आ गए हैं। तो छोटे टुकड़े से बनी वस्तुएं तथा तेज धार और नोक वाले औजार जो हैं अब यहाँ पर पाए गए। तो औजार का जो स्वरूप है ना, नेचर है, वो भी चेंज हो गया। कैसा मिला? छोटे टुकड़े से बनी वस्तुएं, तेज धार प्लस नोक वाले, यानी नुकीले, जिसको हम कह सकते हैं अगर एक शब्द में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? नुकीले वस्तुएं।
नुकीली वस्तुएं जो है यहां से प्राप्त की गई। ओके नाउ, और हाँ जस्ट मिनट, यहां पर कहां से पाया गया या, तो इसको अगेन इसको भी ध्यान रखिएगा। यहां पर मैप में मुंगेर, मैप का सहारा हमेशा लीजिएगा, बिना मैप अब सोचिए मैप को अगर आप देख लेते तो कितना आसान है। मुंगेर में क्या क्या पाया गया, तो इस एक क्षेत्र से, यहाँ जो आप मुंगेर देख रहे हैं है ना, इस मुंगेर से क्या क्या पाया गया, तो आपका मध्य पाषाण, पूरा पाषाण दोनों के पाए गए यहाँ से, ठीक है। और औजार के रूप में क्या पाया गया, तो कुल्हाड़ी, चाकू, ये सब पाया गया। नुकीले औजार भी यहाँ से पाए गए हैं। और मुंगेर में आपका क्या है, भीम बांध भी है। तो ये तीसरा पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा बहुत हद तक। बिहार अगर आपका तैयार हो जाता है तो ये मान करके चलें कि आपका एक सेक्शन कवर हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि इंडियन हिस्ट्री को भी थोड़ा साथ में शामिल कर लूँ, ताकि कुछ सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बिहार में भी है और आपका इंडियन हिस्ट्री में भी है। चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नवपाषाण युग। तो हमने सबसे पहले जो युग को पढ़ना स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया, 1,00,000 BC से पढ़ना स्टार्ट किया। और अब हम लोग कहाँ पर पहुंच गए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं 1500 BC में, 1500 BC। ओके, नवपाषाण युग 2500 BC से लेकर के कब तक है, यह 1500 BC तक है नवपाषाण युग, जिसमें अभी तक क्या था, नुकीले औजार। एक सीधी सी चीज़ है, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अगर आप सोचेंगे तो सोचेंगे कि चलो पहले बड़ा पत्थर आया, फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो उसका अस्तर जो है छोटा हुआ, और जब नवपाषाण का टाइम आया तो वह औजार क्या है, सूक्ष्म औजार, यानी छोटे छोटे औजार जो है प्राप्त हुए हैं। मैंने अभी कहा था कि इसी के समय में हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए चिरांद का जो क्षेत्र है वो बिहार का चिरांद काफ़ी चर्चा में रहा, जो कि आपके सारण जिले में पड़ता है। अभी आप वो पॉइंट भी आएगा। और चिरांद को लेकर के और प्लस चेचर को लेकर के यहां से ऑलरेडी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको ध्यान रखना है। एक चीज और, जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उसमें 1% क्या पॉइंट की भी मिस्टेक करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो एक अलग बात है कि वो गलती हो सकती है तो वो उसको कंसिडर किया जा सकता है, बट जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो गलती नहीं होनी चाहिए। ओके नाउ, पत्थर के बने हुए सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए, हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए। इस काल के अवशेष जो हैं, चूंकि अभी तक जो हमारा पूरा पाषाण और मध्य पाषाण था, इसका अवशेष केवल कहाँ पाया गया, दक्षिणी बिहार में पाया गया, है ना। इसके अवशेष केवल दक्षिण बिहार में। लेकिन जो हमारा नवपाषाण आया, इसका अवशेष हमारा उत्तरी बिहार में पाया गया, उत्तरी बिहार में। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि नवपाषाण और पूरा पाषाण, तो हम लोग अगर इसको चाहें तो हम लोग यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा और सहज हो जाएगा कि ये दो जो एज आपके रहे, ठीक है, इसके औजार जो हैं कहाँ पाए गए, इसके इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पाए गए, तो ये आपका दक्षिण बिहार में पाया गया, है ना, साउथ बिहार, दक्षिण बिहार। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बीपीएससी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आजकल थोड़ा ट्विस्ट करने लगा है ना, इसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पहले से चेंज हो गई है, तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रखिएगा। नवपाषाण युग, इसके औजार कहाँ पाए गए, उत्तरी बिहार, उत्तर बिहार, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के केवल और केवल दक्षिण बिहार में, और इन दोनों का अगर एक साथ बोला जाए तो मुंगेर में दोनों एज के जो हैं आपके इंस्ट्रूमेंट पाए गए हैं मुंगेर में। ओके नाउ नेक्स्ट क्या है, अब इस काल के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद यानी सारण डिस्ट्रिक्ट, सारण जिला, है ना। एक सवाल अभी मुझे यहाँ भी है, क्या सारण आपका कोई प्रमंडल है क्या, मतलब मुझे डाउट है, आप लोग मेरे इस डाउट को क्लियर करें। क्या सारण भी आपका कोई प्रमंडल है क्या, है या नहीं, बस इतना बताना है, यस और नो। सारण, ओके, तो ये आपका आ गया, ये कहाँ आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा सारण, सारण। और यहीं पर आपका है चिरांद, चिरांद सारण जिले में। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका आ जाएगा वैशाली, ठीक है, वैशाली। और वैशाली कहाँ आ जाएगा आपका, यहां आपका वैशाली आ जाएगा, चेचर। तो इस दो पॉइंट को ध्यान रखिएगा, वैशाली, चेचर। चेचर और चिरांद,
इन दोनों पे क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है पहले आ चुके हैं, मेंशन कर दे रही हूँ। समझने का प्रयास कीजिएगा, बुक में हर जगह आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, केवल समझना। इस क्लास को करने का मतलब होता है समझने के लिए। बुक्स तो आपके पास एक नहीं 1000 बुक्स होगी, केवल बीपीएससी की ही आप लोगों ने ले रखा होगा, है ना। तो समझना है केवल। और अब जहाँ तक मेरी कोशिश ये है कि आप समझने के लिए क्लास में आते हैं, मैं तो यही समझ रही हूँ। ओके नाउ, तो ध्यान क्या रखना है कि इसमें केवल और केवल क्या करना है, नवपाषाण युग, 2-3 चीजें याद रह जाएंगी। नवपाषाण युग उत्तरी बिहार, कौन सा क्षेत्र हो गया, चिरांद यानी आपका चिरांद सारण जिला, और चेचर यानी वैशाली। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इनमें पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म और औजारों के साथ साथ हड्डी के उपकरण जो है प्रचुर मात्रा में मिले हैं, ये ध्यान रखना है। हड्डी और ये 2 पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रख लेंगे, काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। चिरांद पूरे भारत की बात अगर करें तो हड्डी के उपकरणों के लिए क्या है, ये विशेष रूप से जो है प्रसिद्ध रहा है चिरांद। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, तो इसको ध्यान रखना है। ओके चलिए नाउ, तो ये एक, हाँ उत्तरी बिहार में अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। उत्तरी बिहार में अगर बात की जाए, केवल ये बताना है आपको कि उत्तरी बिहार में 4 प्रमंडल हैं या 6 प्रमंडल हैं। केवल उत्तरी बिहार की बात कर रही हूं, 4 प्रमंडल हैं या 6 प्रमंडल हैं। क्लियर? तो ये हो गई आपकी नवपाषाण को लेकर के। आई थिंक यहां तक आप लोगों के कोई डाउट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके आगे फिर आएगा आपका ताम्रपाषाणिक, यानी तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग। तो एक बार फिर से ध्यान रख लें कि पूर्व पाषाण युग प्लस मध्य पाषाण युग, ये दोनों एक ऐसे जो कि 1 लाख से स्टार्ट होता है और आपका 40,000 BC पे आकर के यह समाप्त हो जाता है। और ये दोनों के अवशेष जो आपके दक्षिणी बिहार में केवल पाया गया है, नॉर्थ बिहार में नहीं पाया गया है। क्लियर? मुंगेर में दोनों टाइम के जो है औजार पाए गए हैं। इसके अलावा गया का जेठियन, जब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और गया के जेठियन के अलावा आपका नालंदा हो जाएगा। मुंगेर का भीम बांध, इस वर्ड को भी यहाँ ध्यान रखना है। नवपाषाण में जब आते हैं तो चिरांद और चेचर को ध्यान रखेंगे, और इस एज में अति सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी के उपकरण, और चिरांद एक ऐसा क्षेत्र रहा जो कि पूरे भारत में यह हड्डी के उपकरण के लिए आपका प्रसिद्ध रहा। ओके नाउ, मैंने प्रमंडल पूछा था, तो इसमें ना तो 4 होगा और ना 6 होगा। नॉर्थ बिहार में आपके 5 प्रमंडल हैं, ठीक है, नॉर्थ बिहार में 5 है। कल की क्लास में मैंने बताया था, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन पर्पस से ही मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लिया करती हूँ। हालांकि अगर मैं पूछती तो हूँ, बट आंसर में नज़र, हाँ, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाँ, अब हम लोग आते हैं ताम्रपाषाण युग में। ताम्रपाषाण युग, ओके, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 1000 BC से लेकर के 900 BC, 1000 से लेकर के 900 BC तक। यहां पर एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी है जिसका संबंध नॉर्थ इंडिया से है, लेकिन ताम्रपाषाण युग में आया, तो चलिए हम लोग उसको केवल एक लाइन में देख लेते हैं। काले और लाल मृद भांड, यानी काले जो मृद भांड मिट्टी के बर्तन, और लाल, ये हड़प्पा सभ्यता की है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कभी भी ये आता है, बिहार के संदर्भ में अगर पूछता है, तो काले और लाल मृद भांड जो यहाँ पाए गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये बिहार में नहीं पाए गए हैं, काले और लाल, ठीक है, बिहार का नहीं है, ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। काले और लाल जो मिट्टी के बर्तन है, किसकी विशेषता है, हड़प्पा सभ्यता की। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मांझी ओरियप, ओरियप यानी जो आपका एक भागलपुर का क्षेत्र हो गया, और सोनपुर का मेला आप लोगों ने भी सुना होगा, है ना, कि ताम्रपाषाणिक स्तर से ही आबादी का पहला प्रमाण मिला है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, इसकी विशेषता ये हड़प्पा सभ्यता की है, ओके। और हड़प्पा जो सभ्यता आपकी रही, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता, यह आपकी जो हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र तो इसमें आएंगे ही, लेकिन अगर विशेषताओं के बर्तन को लेकर के जब बात की जाए, तो बस ये ध्यान रखना है कि यह
किस एज का है, किससे संबंधित है, ये इसके लिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया है। खैर, तो मांझी, ओरियप और सोनपुर, ओरियप यानी भागलपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या किया गया है, इस क्षेत्र से आपके ताम्र पाषाणिक स्तर, तो तांबे, और अगर देखा जाए तो सोनपुर कहाँ हो गया, ये हाजीपुर के पास है। सोनपुर हाजीपुर से जस्ट एक स्टेशन पहले, आप लोगों को भी पता ही होगा, ठीक है, यानी नॉर्थ इंडिया हो गई। ओरियप भागलपुर हो गया, यहाँ हो गया आपका, ये आपका यहाँ आ जाएगा। और चलिए ठीक है, अब यहाँ से ताम्र पाषाण युग में जो इंस्ट्रूमेंट पाए गए हैं वो क्या है, तो मत्स्य भाला, ठीक है, तलवार और मानव की आकृति यहाँ से पाया गया, मानव की आकृति। तो मैंने आपको कहा भी था कि चिरान तथा बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृत भांड के जो है प्रमाण ये पाए गए हैं, ठीक है। कौन से पाए गए हैं, बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृत भांड के जो प्रमाण हैं ये पाए गए हैं, जिसको कि क्या बोला जाता है, NBPW। ओके, इसको क्या कहा जाता है, NBPW, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको लिख देती हूँ, है ना, N यानी ये क्वेश्चन ऑलरेडी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। प्री नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, NBPW। ओके, ये कहाँ से पाए गए हैं, चिरांद, ओके, और दूसरा है बक्सर, यहां से चिरान तथा बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृत भांड ये पाया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, चिरांद यानी सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर गया, मनेर, पटना, ताराड़ी, बोधगया, घोड़ाकटरा, राजगीर, पांड, समस्तीपुर, सेनुआर, सासाराम और ओरियप यानी भागलपुर से, यहाँ से भी जो कुछ अवशेष हैं ताम्र पाषाण युग के पाए गए हैं। ताम्र पाषाण युग के अवशेष कहाँ से हैं, तो नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ बिहार से भी है और आपका साउथ बिहार से भी है। ये दो पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन NBPW को, ये आपके क्वेश्चन जो है बन सकता है कि चिरांद और बक्सर, ये दोनों नाम को ध्यान रखिएगा, ठीक है, जहाँ से आपके NBPW जो हैं इस प्रकार के जो प्रमाण प्राप्त किए गए हैं। क्लियर। नाउ ये क्वेश्चन एक बनने की संभावनाएं हैं, इस पर बन सकता है। और आबादी का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ओरियप हो गई, या आपका सोनपुर हो गया और मांझी हो गया। किस प्रकार के यहाँ पर चीज़ें पाई गई हैं, तो भाले हो गए, तलवार हो गया, मानव की आकृति हो गई, ठीक है। हालांकि ताम्र पाषाण से लेकर के क्वेश्चन अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है, ओके, ऐसा पूछा नहीं गया है अभी तक, इसको लेकर के क्वेश्चन जो है इस पे नहीं आया है, ताम्र पाषाण पे लेकर के। अन्य अवशेष है कहाँ कहाँ से, किन किन क्षेत्रों से हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट, यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक किसी प्रकार की कोई डाउट, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देख लेते हैं, अब हम लोग आते हैं 16 महाजनपदों पर, ठीक है, 16 महाजनपद पे। जस्ट ए मिनट, सोलह महाजनपद से पहले आपकी एक स्लाइड शायद स्किप हो गई है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ एज को डिवाइड किया गया है। अच्छा चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे ताम्र पाषाण युग के बाद डायरेक्ट हमें महाजनपद में नहीं आकर के, जैसे हम लोगों ने पहले क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमारी स्लाइड में थी कि वैदिक भी काल है हमारा, है ना, वैदिक काल भी है हमारा। तो थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा करते हुए फिर महाजनपद पे जाएंगे, ओके, महाजनपद पे फिर जाएंगे। जस्ट ए मिनट, थोड़ी सी हम लोग स्लाइड को देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे वैदिक काल है और महाजनपद है, तो हमारा सिक्वेंस भी कुछ ऐसा रहेगा तो समझने में आसान रहेगा। तो वैदिक काल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वैदिक काल में मैंने आप लोगों को कहा था कि उत्तर जो वैदिक काल रहा आपका, है ना, उत्तर वैदिक काल में क्या की गई है, जो बिहार की चर्चा, अगर आपको बिहार जो वर्णन मिलेगा आपका, है ना, वो उत्तर वैदिक काल में मिलेगा। क्यों, क्या इसके पीछे क्या कारण है ना। तो इसके कारण को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसमें चलना होगा, तो हमें चलना होगा सिंधु सभ्यता पे, ठीक है, सिंधु सभ्यता। ऐसा माना जाता है कि यह जो वैदिक काल
ठीक है। वैदिक काल जो है आपकी सिंधु सभ्यता बिहार में क्यों नहीं आई, ठीक है, वैदिक काल या सिंधु सभ्यता, तो सबसे पहले यहां पे ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले यहां ध्यान रखिएगा इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि हम लोगों ने वैदिक काल को पढ़ा, वैदिक काल को जब हम लोग जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल में तो हम बिहार की चर्चा करेंगे ही, लेकिन ताम्र पाषाण के बाद हमारा अगर पूरी हिस्ट्री को आप देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री को, तो हमारा क्या आता है, ताम्र पाषाण के बाद हमारा आता है सिंधु सभ्यता, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता आता है। लेकिन इसके बारे में हम लोग क्या किए हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता, इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। क्यों सिंधु सभ्यता की चर्चा हम क्यों नहीं कर रहे हैं, चलिए तो इस पे थोड़ा सा हम लोग एक दो लाइन समझ लेते हैं। ये जो सिंधु सभ्यता है ये बिहार में आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, और बिहार में क्यों नहीं मिली इसका हम लोग देख लेते हैं, क्यों बिहार में नहीं इसका चर्चा किया गया। भारत में जब आर्य आए, ठीक है, भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ तो जो ये आर्य थे ये सबसे पहले, थोड़ा सा मैपिंग पे हम लोग आते हैं, ठीक है, थोड़ी सी मैपिंग, मेरी मैपिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, मैपिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो जब भारत में जब आर्यों का जब ये सर्वप्रथम आए तो ये कहाँ पर आए, ये सबसे पहले आए, एक वर्ड आपको मिलेगा शब्द सैंधव प्रदेश। ओके, एक वर्ड क्या है, शब्द सैंधव प्रदेश। ये सबसे पहले इसी प्रदेश में क्या हुआ, इनका बसना आरंभ हुआ, सप्त सैंधव, इस प्रदेश में इनका बसना आरंभ हुआ, ठीक है। सप्त सैंधव जो प्रदेश है ये किसे कहा गया, तो यह जो इसका जो आप देख रहे हैं सप्त सैंधव प्रदेश में आपकी सिंधु नदी, इसकी सहायक नदी प्लस सरस्वती नदी, इनको बोला गया था सप्त सैंधव, यानी 7 नदियों का क्या था, यह 7 नदियों का मिश्रण था। सिंधु के साथ साथ 5 नदी और सरस्वती नदी, और इनका विस्तार भी जो देखा गया, इनके विस्तार के लिए अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, ठीक है, इनका विस्तार पाकिस्तान, कश्मीर हो गई और पंजाब का अधिकांश भाग हो गया। ये जो आर्य आए तो इनका विस्तार कहाँ कहाँ किया गया, इनका विस्तार पाकिस्तान था, कश्मीर था और पंजाब का अधिकांश भाग। ओके, और क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो सिंधु और उसकी सहायक नदी है वो पंजाब के क्षेत्र को कवर जो है वो बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। नाउ तो इसको अब क्या करना है कि सप्त सैंधव में हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि सप्त सैंधव का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सिंधु नदी प्लस इसकी जो 5 सहायक नदी है, सिंधु की जो 5 सहायक नदी है, ठीक है, और इसके साथ ही हम किसको मानते हैं, सरस्वती, सरस्वती, ओके, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती जो कि इसी प्रदेश में बहने वाली, इन सभी के सम्मिलित क्षेत्र को बोला गया सप्त सैंधव प्रदेश। नाउ और इसमें अब हम लोग यहाँ पर जो सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और व्यास, ठीक है। कौन कौन सी हो गई, चिनाब नदी, चलिए क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। इसे कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। तो ये लोग क्या किए, यहीं तक सिमट के रह गए, पाकिस्तान, पंजाब, कश्मीर
और ये पंजाब वाले क्षेत्र में, और पंजाब का अधिकांश भाग को इन लोगों ने कवर किया। तो ये यहाँ पर, चूंकि हमारा बिहार कहाँ है, हमारा बिहार कहाँ है, उत्तर पूर्वी भारत में। इसकी अवस्थिति कल की क्लास में मैंने बताया था कि कहाँ पर स्थित है यह, तो यह उत्तर पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर जो है हमारा बिहार है, यहाँ बिहार है। तो यहाँ तक जो है ये नहीं पहुँचे, ये यहाँ तक नहीं पहुँचे, ये सभ्यता जो है यहाँ तक नहीं पहुँची। इसलिए जो है कि आपका ऋग्वेद में एक शब्द कीकट वगैरह का प्रयोग किया गया, ऋग्वेद में मिलेगा आपको, अभी आगे ये शब्द में मिलेगा। ऋग्वेद में जो कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है ना, वो इसलिए किया गया क्योंकि इसको क्या माना गया, इसे माना गया, इसे अपवित्र माना गया। क्यों? क्योंकि ये सभी तो पवित्र नदियां थी, इनकी पूजनीय नदियां थी, है ना। और ये सभ्यता यहाँ तक नहीं पहुंची, जिसके कारण इस क्षेत्र को सबसे पहले ऋग्वेद में कीकट, और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे यानी अपवित्र स्थान है, और यहाँ के जो लोग रहते थे उनको क्या बोला गया, व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया, यानी पतित बोला गया कि पतित, क्षेत्र अपवित्र है और वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको पतित बोला गया। ओके, तो यही कारण है कि जो है हमारा, हम लोग क्या करते हैं, सिंधु सभ्यता को छोड़ करके डायरेक्ट फिर हम लोग वैदिक काल में आते हैं। क्योंकि बोला क्या गया कि इसको जब डिवाइड किया गया बिहार का प्राचीन इतिहास को, तो उसमें बिहार के इतिहास में हमें पूरा पाषाण मिला, मध्य पाषाण भी मिला, नव पाषाण भी मिला, ताम्र पाषाण भी मिला, लेकिन सिंधु सभ्यता नहीं मिली। हम लोग किस पे आ गए, वैदिक पे आ गए, और फिर वैदिक से आगे बढ़ते चलेंगे, वैदिक, महाजनपद, और उसके बाद आपका हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इन सब पे बिहार को हम लोग पढ़ते चलेंगे। लेकिन ये एक कारण है जिसका जो है हमें सिंधु सभ्यता के समय में जो है बिहार हमें नहीं मिला। ओके, इसको ध्यान रखिएगा इसी कारण को कि ये जो है ये आपका यहाँ तक नहीं पहुँचा। ओके, और ये जो 7 नदियां हैं इन सब का उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद में है। ये 7 नदियों का उल्लेख किस में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया। तो 7 नदी का उल्लेख किया गया। फिर बाद में जब ये सभ्यता उत्तर वैदिक काल का जब मैं पढ़ाऊंगी तो फिर वो गंडक, जो जिसको पहले सदा नीरा बोला गया है ना, सदा नीरा नदी जो बोला गया गंडक को, तो उसके बारे में भी है कि चलो वहाँ पर वो पुरोहित वगैरह जो जाकर के पहुँचे, जाकर के उस एरिया को फिर सदा नीरा तब नाम दिया, गंडक जो बोला गया। तो ये बाद की कहानी में आएगी, लेकिन वर्तमान में हम लोग जो सिंधु सभ्यता को छोड़ करके वैदिक में आए हैं उसके पीछे की हिस्ट्री यही है, यह भी इतिहास है, पीछे का इतिहास यही है। ठीक है नाउ, तो चलिए अब बढ़ते हैं, वैदिक काल में चलते हैं। वैदिक काल से, हाँ वैदिक काल में भी महाजनपद को देख करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए ठीक है, महाजनपद में भी जो 16 महाजनपद को है जिसे हमें देखना है, 16 महाजनपद को, ठीक है 16 महाजनपद, और उन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद हमें बिहार के संदर्भ में पढ़ना है। कौन कौन सा है, तो एक ध्यान रखिएगा कि आपका अंग हो गया, एक आपका अंग हो गया, अंग महाजनपद, दूसरा हो जाएगा आपका मगध, और तीसरा क्या आ जाएगा, वज्जी संघ। ठीक है, ये 3 महाजनपद जो हैं यहाँ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो सबसे पहले अंग की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है, चंपा, और विस्तार बिहार में वर्तमान में जो अंग किसको बोला गया, अगर आप देखेंगे तो ये भागलपुर वाला क्षेत्र, ठीक है, वर्तमान में जो बोला गया है भागलपुर, मुंगेर, ठीक है, यानी ये एरिया जो है, यह एरिया क्या था, यही एरिया आपका जो है क्या है, अंग देश है, अंग देश यह एरिया। ओके, यह एरिया क्या होगा, एक बार जो है वो दिखाने के लिए मैप मैंने इसमें अटैच नहीं किया है रागनी, इस पे ना वो मैप अटैच नहीं है, अगर होगा तो कल की क्लास में, चूंकि आज यहीं तक लेकर के फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे इस पे हम लोग। आज हमारा यहीं तक चलेगा, फिर कल यहाँ से कंटिन्यू होगा। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, शॉर्टकट में नहीं चलेगा काम, बस यहाँ पे थोड़ा महाजनपद को देख लेते हैं, वैदिक काल क्योंकि अभी हमें देखना भी है, उत्तर वैदिक काल वगैरह को हमें देखना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये मुंगेर, भागलपुर, इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड के साहिबगंज और गोड्डा जिलों के कुछ हिस्से जो हैं इसमें शामिल है, तो झारखंड को हमें देखना नहीं है, इसलिए हमें वहाँ पे इसको स्किप कर देना है, हमें केवल मुंगेर और भागलपुर को देखते हुए चलना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मगध, मगध जनपद में यहाँ ध्यान रखिएगा, चूंकि मगध का टॉपिक काफ़ी बड़ा भी है, तो मगध जनपद में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन, इसकी राजधानी तो खैर चेंज होती रही, राजगृह गिरिव्रज, ये मगध की राजधानी कौन सी है, राजगृह
फिर गिरिब्रज, पाटलिपुत्र भी आया, लेकिन उस समय शासक कोई और था, तो इन सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसका विस्तार अगर देखा जाए तो वर्तमान में पटना और गया के प्रमंडल वाले जिले, तो मगध का पटना और गया है ना, पटना और गया के प्रमंडल वाले जिले, तो ये हो गया आपका और ये हो गया आपका, ठीक है। पटना